प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बायो सावर्ट नियम के एक अनुप्रयोग को कवर करेंगे। अपनी बुक में बायो सावर्ट नियम के दो अनुप्रयोग दे रखे हैं। एक अनुप्रयोग दे रखा है बेटा, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करना। और दूसरा अनुप्रयोग दे रखा है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करना। हम सर्वप्रथम पहले वाला अनुप्रयोग करेंगे, जो क्या है बेटा अपना, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करना। जो सीधा और लंबा धारावाही चालक तार होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो ये जो सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, ये सीमित लंबाई का होता है। कैसी लंबाई का होता है? सीमित लंबाई का, जिसे परिमित लंबाई भी बोलते हैं, जिसे परिमित लंबाई भी बोलते हैं। और एक बेटा ये जो सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, ये असीमित लंबाई का होता है, जिसे अनंत लंबाई भी कहते हैं। हम इन दोनों प्रकार के सीधे धारावाही चालक तारों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करेंगे। सर्वप्रथम हम परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करते हैं। बेटा ये XY परिमित लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है, जिसमें X से Y की ओर कैपिटल I मान की नियत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हम ये बात जानते हैं, जब भी किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बेटा इस धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब इस धारावाही चालक तार से लंबवत दूरी स्मॉल d पर माना कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर इस संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके मान की गणना करनी है। किसके नियम का उपयोग करते हुए? बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए। एक बार पुनः बता देता हूं, XY क्या है? परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार, जिसमें X से Y की ओर कैपिटल I मान की नियत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक तार से लंबवत दूरी D पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके मान की गणना करनी है। इसके नियम का उपयोग करते हुए, बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए। हम ये बात भी जानते हैं, बायो सावर्ट के नियम से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है। और किसके लिए ज्ञात किया जाता है? किसी अल्पांश के लिए, किसी अल्पांश के लिए। तो सर्वप्रथम इस धारावाही चालक तार पर एक अल्पांश की कल्पना करनी होगी। अपन ने dl लंबाई के एक अल्पांश की कल्पना कर ली और माना ये जो परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, ये अनेक अल्पांशों से मिलकर बना है। अल्पांश का मध्य बिंदु मान लेते हैं बेटा O है, तो अल्पांश के मध्य बिंदु से बिंदु P को मिला देते हैं और माना अल्पांश और बिंदु P के मध्य की दूरी स्मॉल r है। कितनी दूरी है? स्मॉल r। यहां कोई बिंदु O डैश मान लेते हैं। अब बेटा ये जो बिंदु P है, इस पर इस अल्पांश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान बायो सावर्ट के नियम से निकालते हैं। किसके नियम से निकालते हैं? बायो सावर्ट के नियम से। और बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कैसे लिखते हैं? अपन लिखते हैं बेटा, अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके नियम से निकालेंगे? बायो
सावर्ट नियम से। और बेटा बायो सावर्ट नियम क्या होता है, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट नियम होता है। ये बायो सावर्ट नियम के अकॉर्डिंग किसी बिंदु पर डीएल लंबाई के अल्पांश से इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बेटा इस बिंदु P पर इस डीएल लंबाई के अल्पांश के कारण क्या यही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसे भी अपन एक बार देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में बेटा आपने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा होगा, उस समय हल्का सा रिपीट कर देता हूं। ये डीएल लंबाई का अल्पांश है, ये एक्स वाई धारावाही चालक तार है जिसमें एक्स से वाई की ओर कैपिटल आई मान की नियत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये बिंदु P है जिस पर इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अल्पांश और बिंदु P के मध्य की दूरी स्मॉल r है। अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा पर थीटा कोण बनाता है। ठीक है बेटा, तब इस डीएल लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है। यहां देखेंगे क्या इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान यही आएगा या कुछ और आएगा। बेटा यहाँ अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl, और यहाँ भी अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl, मैच करता है। यहाँ नीचे से ऊपर की ओर कितने मान की धारा बह रही है धारावाही चालक तार में, कैपिटल आई मान की नियत विद्युत धारा। यहाँ भी इस परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार में नीचे से ऊपर की ओर कैपिटल आई मान की नियत विद्युत धारा बह रही है, ये भी मैच करता है। अल्पांश और बिंदु P के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल r। यहां देखो बेटा अल्पांश और बिंदु P के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल r, ये भी मैच करता है। बेटा अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य माना थीटा कोण बनता है। कितना कोण बनता है, थीटा। यहां भी अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण कितना बनता है, थीटा। तो बेटा ये की ये स्थिति यहाँ है या नहीं है, तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर भी यही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो क्लियर, डीएल लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब एक बात आप लोगों को याद रखनी है, यदि हमें डीएल और आर का मान पता लग जाए, क्योंकि बेटा यहां तो अपन ने बायो सावर्ट के नियम को अप्लाई किया है, उस नियम के अकॉर्डिंग अल्पांश की लंबाई डीएल ली है, अल्पांश से बिंदु P की दूरी आर ली है। यदि अपने को अल्पांश डीएल और अल्पांश और बिंदु P के मध्य की दूरी आर का मान पता लग जाए तो उस मान को अपन यहां रख देंगे। उस मान को कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तब वास्तव में इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका वास्तविक मान निकल कर आएगा। तो हमें यहां से dl और r का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, dl और r का। तो बेटा dl और r का मान निकालेंगे। उससे पहले बिंदु P को इस धारावाही चालक तार के x और y से ऐसे मिला देते हैं। देखो बेटा x को बिंदु P से मिलाया तो यहां कोई कोण बना, माना यहां φ1 कोण बना। y को जब बिंदु P से मिलाया तो यहां भी कोई कोण बना, माना यहां φ2 कोण बना। और बेटा यहां देखो जब x को P से मिलाया तो यहां भी कोई कोण बना, मान लेते हैं ये कोण θ1 बना। और बेटा यहां भी एक कोण बना, मान लेते हैं ये कोण θ2 बना। कोण कैसे मानते हैं वो ध्यान दे लो भाई। इस अल्पांश से देखो अपन ने इस रेखा पर ऊपर से कोण माना है, थीटा कहां से माना है, ऊपर से। तो यहां भी कोण ऊपर से मानेंगे और यहां भी कोण कहां से मानेंगे, ऊपर से। ये याद रखना है आप लोगों को। एक बार और समझा देता हूं। ये अल्पांश है डीएल लंबाई का, ये कोई बिंदु P है। तो देखो कोण कैसे मानते हैं अपन, ऊपर से मानते हैं बेटा, ऊपर से ऐसे मानते हैं। यहां कोण थीटा माने अपन ने, तो यहां भी कोण कहां से मानेंगे, ऊपर से। कितना मान लिया अपन ने, θ1। यहां भी कोण कहां से मानेंगे, ऊपर से। कोण कितना मान लिया अपन ने, θ2। कोण कितना माना बेटा, θ2। क्लियर यहां तक। अपने को डीएल और आर का मान चाहिए। तो देखो बेटा डीएल और आर का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे, ओ डैश ओ पी का। इस त्रिभुज को मैं यहां बना देता हूं। ये आ गया O, ये आ गया O डैश, ये आ गया P।
मान लेते हैं बेटा O से O डैश की दूरी स्मॉल l है, तो O से O डैश की दूरी कितनी हो गई? स्मॉल l। O से P की दूरी कितनी मान रखी है? स्मॉल r। और बेटा O डैश से P की दूरी कितनी मान रखी है? स्मॉल d। मान नहीं रखी है, दे रखी है। इसे अनुप्रयोग ना समझ के एक क्वेश्चन समझे तो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा? एक्स वाई एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें एक्स से वाई की ओर कैपिटल आई मान की नियत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारावाही चालक तार से लंबवत दूरी स्मॉल डी पर उपस्थित कोई बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो ये जो दूरी है स्मॉल डी, ये एक प्रकार से दे रखी है। ये दोनों दूरी अपन ने मानी है। अब बेटा ध्यान देना, ये जो पूरा कोण होगा यहां से यहां तक का, वो कितना होगा? 180 डिग्री का। ये कोण कितना है? थीटा। तो ये कोण कितना हुआ अंदर का? 180 में से थीटा निकाल दो तो अंदर का कोण कितना आ गया? 180 माइनस थीटा। दोबारा देखो, ये पूरा कोण यहां से यहां तक का कितना होगा? 180 का। ये कोण कितना है? थीटा। तो ये कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अर्थात ये जो कोण है वो है बेटा 180 माइनस थीटा। इस त्रिभुज का उपयोग करते हुए डीएल और आर का मान निकालना है। भाई डीएल का मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि इस त्रिभुज की किसी भी भुजा का मान डीएल नहीं है। तो यहां पर एल का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एल का। फिर उसका अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? अवकलन थीटा के सापेक्ष। तो डीएल का मान आ जाएगा, डी थीटा का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है बेटा, डीएल का मान कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज से एल का मान निकाल के, इस त्रिभुज से एल का मान निकाल के। और किसी भी त्रिभुज की भुजा का मान निकालना हो तो उस भुजा को अपन ऊपर रखते हैं और उसके बटे में कौन सी भुजा रखेंगे या कौन सी भुजा का मान रखेंगे? यहाँ दो मान है, तो स्मॉल आर एक है डी। तो बेटा याद रखना, स्मॉल आर अपन ने माना है और स्मॉल डी दिया हुआ है, तो इसके बटे में स्मॉल डी रखेंगे। जो मान दिया हुआ होता है उसे बटे में रखते हैं। ठीक है, और यहां से फिर एल का मान निकाल लेंगे, फिर उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डीएल का मान आ जाएगा। अपने को डीएल का ही मान चाहिए था। तो अपन क्या लिखते हैं बेटा? अपन लिखते हैं त्रिभुज ओ डैश पी से, और अपन निकाल रहे हैं एल, तो अपन ऐसे लिखेंगे बेटा एल बटे डी। देखो बेटा, ये कौन है? कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा? कर्ण। तो देखो बेटा एल क्या है? आधार। आगे लिख देता हूं मैं, बटे डी क्या है? लंब। सूत्र बन गया आधार बटे लंब। ट्रिग्नोमेट्रिक के किस पद का सूत्र होता है? आधार बटे लंब, कोट थीटा का। किसका? कोट थीटा का। लेकिन यहां कोण थीटा नहीं है, कितना है? 180 माइनस थीटा। तो यहां रख देंगे 180 माइनस थीटा। इसे मैं साफ कर देता हूं बेटा। फिर सुन लें, अपने को एल का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि उसका अवकलन करने पर डीएल का मान आएगा जो अपने को निकालना है। तो इस त्रिभुज से एल का मान निकालेंगे तो एल का मान ऊपर रखेंगे, किसी अन्य भुजा के मान को इसके बटे में रखेंगे। या दो भुजाएं हैं या दो भुजाओं के मान एक तो है आर एक है डी, बटे में कौन सा रखेंगे? डी, क्योंकि ये दिया हुआ। तो सूत्र बन गया बटे डी। एल क्या है आप लोगों का बेटा? आधार। और डी क्या है आप लोगों का? लंब। तो सूत्र बन गया आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका सूत्र होता है? कोट थीटा का। थीटा का मान कितना है? 180 माइनस थीटा। तो यहां रख दिया मैंने 180 माइनस थीटा। आप लोग चतुर्थांश के बारे में भी जानते होंगे। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। यहां 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद आता है बेटा 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। कोण इसी प्रकार से होते हैं। और इनको याद करने का एक मेथड बता रहा हूं मैं बेटा। अपन लिखते हैं ASTC। क्या लिखते हैं? ASTC। एक ही फुल फॉर्म होती है ऑल। ऑल का मतलब प्रथम चतुर्थांश में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के पद धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में एस की फुल फॉर्म बनती है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के पद ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में आ जाओ, यहाँ टी की फॉर्म क्या बनती है? टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट तो धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के पद ऋणात्मक होते हैं।
चतुर्थांश में आ जाओ बेटा, यहाँ सी लिखा हुआ है, सी की फॉर्म होती है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस और सेक चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के पद ऋणात्मक होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां ध्यान दें आप लोग, मैं एल बटे डी को एज ए डी रख रहा हूं। तो बेटा 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक धनात्मक होता है, कोट कैसा होगा, ऋणात्मक, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। अपने को एल का मान चाहिए तो डी का पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस डी कोट थीटा। अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dl बटे डी थीटा, यहां आ जाएगा d बटे डी थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस डी कोट थीटा, ये वाला मान एज टी आ जाएगा, dl बटे डी थीटा। या माइनस डी का अवकलन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में केवल कोट थीटा बचेगा। इस वाले पद को एक बार पुनः एज टी रख देता हूं मैं। कोट थीटा का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इस वाले पद को पुनः एक बार एज टी रख देता हूं मैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा डी कोसेक स्क्वायर थीटा। अपने को डीएल का मान चाहिए तो डी थीटा का पक्षांतर करेंगे, तो डी थीटा का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल बराबर डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समीकरण 2, डीएल का मान निकल गया। अभी अपने को किसका मान और निकालना है, आर का। आर का मान भी इसी त्रिभुज का उपयोग करते हुए निकालेंगे। तो बेटा निकालते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, आर को कहां रखेंगे, ऊपर, बटे में क्या रखोगे, एल या डी, डी क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से दिया हुआ मान है। तो सूत्र क्या बन गया, आर क्या है, कर्ण, और डी क्या है, लंब। तो सूत्र बन गया कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है, कोसेक थीटा का। कोण का मान थीटा नहीं कितना है, 180 माइनस थीटा, तो यहां रखेंगे 180 माइनस थीटा। इसे साफ कर सकता हूं मैं। बेटा एक बार पुनः बता देता हूं, अपने को आर का मान चाहिए तो आर ऊपर आएगा, उसके बटे में क्या लिखेंगे, डी, क्योंकि ये दिया हुआ है, और आर बटे डी आ गया, तो इसका मतलब हो गया कर्ण बटे लंब का सूत्र बन गया। और कर्ण बटे लंब किस ट्रिग्नोमेट्रिक के पद का सूत्र होता है, कोसेक का। कोण का मान 180 माइनस थीटा है, तो कोसेक 180 माइनस थीटा रख देंगे। देखो बेटा 180 माइनस थीटा का मतलब द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में कोसेक धनात्मक होता है, तो यह आ जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर बेटा यहां तक। यहां से अपने को आर का मान निकालना है, तो डी का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देते हैं, डी का पक्षांतर, तो आर बराबर आ जाएगा डी कोसेक थीटा। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से डीएल और आर के मान रखेंगे। तो क्या लिखते हैं बेटा, अपन लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर मान रख देते हैं। डीएल की जगह डीएल का मान रख दो। डीएल का मान क्या है, डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां साइन थीटा बच रहा है तो साइन थीटा को भी लिख देते हैं, बटे आर, आर की जगह आर का मान आ जाएगा, और आर का मान क्या है, डी कोसेक थीटा। लेकिन आर का स्क्वायर है तो आर के मान का भी क्या होगा बेटा, स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो डी का स्क्वायर हो जाएगा और कोसेक का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट गया, डी से डी कट गए, तो क्या मान बचा, ऊपर बेटा साइन थीटा और डी थीटा बचा, और नीचे क्या बचा बेटा, डी बचा। ये मान आ गया बिंदु P पर डीएल लंबाई के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। और बेटा अपने को परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए बिंदु P पर।
तो अल्पांश के कारण जो मान आया है, यदि इसका समाकलन कर दिया जाए तो परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा, अर्थात dB का समाकलन करेंगे। dB का क्या करेंगे बेटा? समाकलन। तो बिंदु P पर परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। बेटा ध्यान दें, विद्युत धारा x से y की ओर प्रवाहित हो रही है और x पर कोण कितना है? θ1। y पर कोण कितना है? θ2। तो जो समाकलन होगा वो थीटा के सापेक्ष होगा। और लिमिट कैसे रखेंगे? धारा कहां से कहां जा रही है? x से y की ओर, और x रे पर कोण कितना मान रखा है? θ1 और y पर θ2। तो लिमिट मानेंगे θ1 से θ2, अर्थात θ1 लोअर लिमिट होगी और θ2 अपर लिमिट होगी। ये जो समीकरण आई है बेटा, इसमें dB की जगह dB का मान रख देंगे और उसका समाकलन कर देंगे, तो बिंदु P पर परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। बेटा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसे आगे सरल कराता हूं। अब बेटा dB की जगह उसका मान रख देते हैं। उसका मान क्या है बेटा? μ0/4 I/d sin थीटा d थीटा। समाकलन किसके सापेक्ष होगा? थीटा के सापेक्ष। तो समाकलन सिंबल में केवल sin थीटा रहेगा, बाकी के सारे मान कहां चले जाएंगे? समाकलन सिंबल के बाहर। तो क्या होगा? μ0/4 I/d और समाकलन सिंबल के अंदर आ जाएगा sin थीटा d थीटा। समाकलन कर देते हैं बेटा किसका? साइन थीटा का, और साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? माइनस कोस थीटा। बेटा लिमिट रखना आता होगा आप लोगों को। अपन लिमिट रखेंगे, पहले लिखते हैं अपर लिमिट, फिर लिखते हैं लोअर लिमिट और बीच में माइनस का निशान बनाते हैं। तो ये आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बेटा ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा cos थीटा 1। बेटा cos थीटा 1 धनात्मक राशि है तो इसे पहले लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा मान? ये मान आ गया बिंदु P पर परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है बेटा, अब आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे कोण की स्थिति दे रखी है θ1 से θ2। कोण की स्थिति दे रखी है θ1 से θ2, अर्थात कोण के मान दे रखे हैं थीटा के रूप में। अब बेटा ध्यान दो, x और y जो परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, जब ये बिंदु P से मिलता है तो कितना कोण बनाता है? यहाँ बनाता है φ1 और यहाँ कोण कितना बनाता है? φ2। तो अपने को बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए वो θ1 θ2 की स्थिति में नहीं चाहिए, बल्कि φ1 और φ2 की स्थिति में चाहिए। कहने का मतलब ये है θ1 को φ1 के रूप में और θ2 को φ2 के रूप में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे बेटा? ध्यान दो, इस त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, x और डैश p। इस त्रिभुज से θ1 का मान निकालते हैं। तो लिखता हूं बेटा मैं, त्रिभुज x और डैश p से आप लोग जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण कितना है? θ1। ये कोण कितना है? φ1। और ये कोण आप लोगों को दिख रहा होगा समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। तो इन तीनों को जोड़ दो, इनका योग कितना आएगा? 180। तो जोड़ते हैं बेटा, θ1 प्लस 90 प्लस φ1 बराबर 180। मान किसका चाहिए? θ1 का। तो θ1 का मान निकाल दो। इन दोनों राशियों को पक्षांतर होगा, दोनों राशि धनात्मक है तो पक्षांतर होने पर ऋणात्मक हो जाएगी। क्या आएगा मान? 180 माइनस 90 माइनस φ1। तो θ1 बराबर क्या हो गया? 180 धनात्मक राशि है, 90 ऋणात्मक राशि है, तो 180 में से 90 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 90।
माइनस फाइव वन। थीटा वन का मान कितना आ गया 90 माइनस फाइव वन। थीटा वन की जगह रख देंगे थीटा वन का मान। ठीक है बेटा। इसी प्रकार थीटा टू का मान भी चाहिए, तो थीटा टू का मान निकालते हैं अपन त्रिभुज ओ डैश वाई पी से। तो क्या लिखते हैं त्रिभुज ओ डैश वाई पी से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये कोण आपको दिख रहा है क्या है समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। ये कोण आप लोगों ने मान रखा है कितना है फाई टू। तो ये कोण कितना होगा देखो बेटा, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा कोण होगा 180 का। ये कोण कितना है थीटा टू, तो ये अंदर वाला कोण कितना हुआ 180 माइनस थीटा टू। एक बार और समझे इसे, यहां से यहां तक का कोण कितना होता है 180 का। ये कोण कितना है थीटा टू, तो अंदर का कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा टू। तो जोड़ दो, ये कोण कितना है 90, ये कोण कितना है 180 माइनस थीटा टू, ये कोण कितना है फाई टू। और इन सभी का योग कितना आना चाहिए 180। मान किसका चाहिए थीटा टू का, तो थीटा टू को छोड़ दो, बाकी सभी राशियों का पक्षांतर कर दो। और सभी राशि धनात्मक है तो उधर जाकर के ऋणात्मक हो जाएगी। देखो बेटा, ये ऋणात्मक ये धनात्मक कट गए, तो माइनस थीटा टू बराबर क्या आ गया माइनस 90 माइनस फाई टू। माइनस थीटा टू बराबर बेटा यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 90 प्लस फाई टू, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो थीटा टू का मान भी आ गया, कितना आया मान 90 प्लस फाई टू। थीटा टू की जगह उसका मान रख देते हैं, तो मान क्या आएगा b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बटे डी कॉस। थीटा वन की जगह क्या रखेंगे उसका मान कितना है 90 माइनस फाई वन माइनस कॉस। थीटा टू की जगह उसका मान रखेंगे, और थीटा टू का मान कितना है 90 प्लस फाई टू। ठीक है बेटा, तो b बराबर क्या होगा देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बटे डी। देखो बेटा कोस के बाद 90 है तो कोस किस में चेंज होगा साइन में, और यहाँ फाई वन लिखा हुआ है तो किस में चेंज होगा साइन फाई वन में। अब देखो 90 माइनस फाई वन, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, और प्रथम चतुर्थांश में कोस कैसा होता है धनात्मक, तो साइन फाई वन धनात्मक आ जाएगा माइनस। कोस के बाद यहाँ भी 90 है तो कोस किस में चेंज होगा साइन में, और यहाँ फाई टू है तो किस में चेंज होगा साइन फाई टू में। 90 प्लस फाई टू है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश की चर्चा हो रही है, और द्वितीय चतुर्थांश में कोस कैसा होता है ऋणात्मक, तो साइन फाई टू भी ऋणात्मक आएगा। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो बिंदु P पर परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बटे डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। बेटा सीधे धारावाही चालक तार की भी दो स्थितियां होती है। पहली स्थिति कौन सी होती है परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार हो और जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की हम गणना कर चुके हैं। दूसरी स्थिति क्या है जब सीधा धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का हो। कितनी लंबाई का हो अनंत लंबाई का। अब अनंत लंबाई वाले सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करेंगे। बेटा ये अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर कैपिटल आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे इसमें धारा आएगी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तब इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार से लंबवत दूरी स्मॉल डी पर माना कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण कितने मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके मान की गणना करनी है। किसके नियम का उपयोग करते हुए बायो सावर्ट नियम का। तो बेटा ध्यान दो कुछ देर के लिए मैं इसे परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार मान लेता हूं जो x y है। जब बेटा x y दोनों सिरों को बिंदु P से मिलाया जाता है तो x बिंदु P पर जैसे ही मिलता है कितना कोण बनाता है फाई वन, और y जैसे ही बिंदु P पर मिलता है कितना कोण बनाता है फाई टू।
और परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका मान कितना आता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बटे d साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये मान अभी निकाला है। अब एक काम करते हैं बेटा, इस सीधे धारावाही चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं। तो जैसे इसकी लंबाई बढ़ाई, अब ये सीधा धारावाही चालक तार इतनी लंबाई का हो गया, इतनी लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर कितने मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे ज्ञात करने के लिए इस सीधे धारावाही चालक तार के दोनों सिरों को बिंदु P से मिलाते हैं। इसके दोनों सिरों को बिंदु P से मिलाते हैं। देखना बेटा, पहले कोण कितना बन रहा था, φ1, अब देखो कोण φ1 से ज्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पहले कोण कितना बन रहा था, φ2, अब देखो कोण क्या बन रहा है, φ2 से ज्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इस सीधे धारावाही चालक तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, और इतनी लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए इस सीधे धारावाही चालक तार के दोनों सिरों को फिर बिंदु P से मिलाते हैं। अब देखो बेटा, पहले कोण कितना बना, φ1, फिर कोण क्या बना, φ1 से ज्यादा, और अब उससे भी ज्यादा बनेगा। यहां देख लो, पहले कोण क्या बना, φ2, फिर φ2 से ज्यादा, अब उससे भी ज्यादा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ध्यान दे बेटा, जैसे जैसे इस धारावाही चालक तार की लंबाई बढ़ रही है तो देखो इसके कोणों का मान भी बढ़ रहा है, इसके कोणों का मान भी बढ़ रहा है। कोणों का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो बेटा और अधिक लंबा करें इस धारावाही चालक तार को, तो इतनी लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर कितने मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसे ज्ञात करने के लिए इनके दोनों सिरों को बिंदु P से मिलाएंगे। तो अब देखो, जो पहले कोण बन रहे थे उन सभी से कोण का मान ज्यादा आएगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, ये जो सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, इसकी जैसे जैसे लंबाई बढ़ाई जाती है और इनके अंतिम सिरों को बिंदु P से मिलाते हैं, तो मिलाने वाली जो कोण की स्थिति होती है उसके मान में निरंतर वृद्धि होती है। निरंतर क्या होती है, वृद्धि। तो अनंत की स्थिति पे क्या होगा, देखो बेटा, अनंत की स्थिति पर ये कोण ऐसे ऐसे करके बढ़ रहे हैं, तो अनंत की स्थिति में ये कोण इस प्रकार से हो जाते हैं। इस प्रकार का मतलब ये कोण कितने का बन गया, ये समकोण बन गया, ये कोण कितने का बन गया, ये कोण भी समकोण बन गया, अर्थात ये कोण 90 डिग्री का बन गया और ये कोण भी कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। एक बात आप लोग यहाँ पे याद रखें, ये पूर्णतः 90 डिग्री के नहीं बनते हैं, पूर्णतः 90 डिग्री के नहीं बनते हैं, लगभग 90 डिग्री के बनते हैं, इसलिए अपन इन्हें 90 डिग्री का ही मान लेते हैं। छोटा सा है, सिंपल सा है, एक बार समझे। तो जैसे ही इस सीधे लंबे धारावाही चालक तार की लंबाई बढ़ती है, इसके कोणों के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसे ही इस सीधे धारावाही चालक तार की लंबाई में वृद्धि होती है तो इसके कोणों के मान में भी वृद्धि होती है। और अनंत की स्थिति पर यहाँ ये जो कोण बनेंगे, मान लो ये φ1 और φ2 ही बने, लेकिन इनका मान लगभग कितना होगा, 90 डिग्री। लगभग 90 डिग्री है तो इन्हें 90 डिग्री ही ले सकते हैं। φ1 का मान कितना आया बेटा, 90, और φ2 का मान भी कितना आया, 90। तो बिंदु P पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण कितने मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, φ1 और φ2 के मान रख देते हैं। φ1 का मान कितना आएगा, 90, φ2 का मान कितना आएगा, 90। चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो बेटा साइन 90 की जगह 1 रख देते हैं। यहाँ भी साइन 90 तो इसकी जगह 1 रख देंगे। तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बटे d, एक में एक जोड़ा तो 2, 2 को 4 से काट देंगे 2 बार, तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 2 पाई I बटे d। ये मान आ गया अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। बेटा वीडियो पूरा देखें, ये अनुप्रयोग 100% क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।